हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2020 के लिए। और यूपीएससी के संदर्भ में जो 20 दिन बचे हुए हैं उसको देखते हुए कुछ टॉपिक हमें क्लियर करते हैं। तो चलिए हम लोग ये करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं पीसीएस 2020 बेसिकली, और फिर कुछ पार्ट अगर यूपीएससी के संदर्भ में 2020 के संदर्भ में काम आ जाए उन बच्चों के लिए। ये आपका समसामयिकी है, करंट अफेयर्स है। तो हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के संदर्भ में। लगातार चौथी बार इंदौर बना है सबसे स्वच्छ शहर है। सूरत दूसरे स्थान पे है, नवी तीसरे स्थान पे है। आप इसे सीरियल में याद रखें, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। अगर हम आगे बात करें तो आप देख सकते हैं कि 4242 शहर स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल किए गए थे। पूछा जा सकता है आपको स्टेटमेंट में। और स्वच्छ महोत्सव में 129 शहरों को पुरस्कृत भी किया गया है। और पूछा जा सकता है आपको यूपीपीसीएस के संदर्भ में कितने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कितने शहरों को पुरस्कृत किया गया है, तो 129 शहरों को पुरस्कृत किया गया है। आगे हम बात करें बड़े शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के 7 शहर हैं। यूपीपीसीएस 2020 के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आगे बात करें अगर हम गंगा किनारे बसे शहरों की श्रेणी में वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें अगर तो 6 शहर 5 स्टार घोषित हैं, 86 शहर 3 स्टार घोषित हैं और 64 शहर 1 स्टार घोषित हैं। ठीक है। और हम अगर स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो अगर ये क्वेश्चन कभी यूपीएससी के संदर्भ में या पीसीएस में कुछ जो लेवल क्वेश्चन का पूछे जाने का क्रम है उसमें आपने देखा होगा कि स्टैंडर्ड बढ़ गया है। तो आप इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड में जाएंगे स्वच्छ सर्वेक्षण के संदर्भ में तो गांधी जी ने भारतीयों में स्वच्छता के प्रति उदासीनता की कमी को हमेशा से ही महसूस किया था। ये क्वेश्चन आप यूपीएससी के संदर्भ में मान के चलें, यूपीपीसीएस में भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। उन्होंने किसी भी सभ्य और विकसित मानव समाज के लिए स्वच्छता उच्च मापदंड की अवधारणा को समझा है। ठीक है, स्वच्छता उच्च मापदंड की आवश्यकता को समझा। उनमें यह समझ पश्चिमी समाज के उनके पारंपरिक मेलजोल के और अनुभव से विकसित हुई है। जब आप देखेंगे 1895 में ब्रिटिश सरकार ने दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों एवं एशियाई व्यापारियों से उनके स्थानों को गंदा करने के आधार पर भेदभाव किया गया था। 1895 की बात है कि जब ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और एशियाई व्यापारियों से उनके स्थानों को गंदा करने के आधार पर भेदभाव किया गया। ठीक है, इसीलिए वो इसे उदासीनता के रूप में मानते थे। उन्होंने स्वच्छता को अपने सर्वोपरि में रखा और दक्षिणी अफ्रीका के प्रवास से लेकर भारत तक अपने पूरे जीवन काल में निरंतर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते रहे थे। वो आप देखें बात गांधी जी के इस अभियान में एक बार जब गति मिली तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन या संपूर्ण स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। देश 1919 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती मना रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। ये कहीं से भी कोई स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग करंट अफेयर्स में इन चीजों को ध्यान रखें। ठीक है, और 2019 तक है संपूर्ण स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ये हम लोग स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत किया गया था, इसलिए 2 अक्टूबर 2019 कंप्लीट हो चुकी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखें। भारत में एक जन अभियान के रूप में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के लिए बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 5वां संस्करण था, परिणामों की घोषणा की गई है 20 अगस्त 2020 को स्वच्छ महोत्सव के नामक
वर्चुअल कार्यक्रम में की गई वो दर्ज करना है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं बाई मैपिंग या विजुअलाइजेशन कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 के तहत इंदौर ने लगातार चौथी बार स्वच्छ शहरों में अपना शीर्ष स्थान। इंदौर के बाद सूरत है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पे आप देखेंगे नवी मुंबई है, और विजयवाड़ा अगर बहुत पूछा जाए चौथे स्थान पे है, और पांचवें स्थान पे अहमदाबाद है। देखिए इंदौर को रखा गया है, ये आपका सूरत गुजरात का है, और ये आपका नवी मुंबई है महाराष्ट्र। ठीक, ऐसे याद रखें आप इसे। आगे बात करें, ये आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर 40 लाख से ऊपर जनसंख्या, भारत का सबसे साफ मेगा सिटी। अगर पूछा जाए भारत का सबसे, क्योंकि मेगा सिटी के में आता है अहमदाबाद, ना कि इंदौर आता है और ना कि नवी मुंबई है, तो मेगा सिटी 40 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला है। तो भारत का सबसे साफ मेगा सिटी अहमदाबाद गुजरात का 40 लाख से ऊपर की जनसंख्या है अहमदाबाद की, आपको याद रखना चाहिए। एक तो मेगा सिटी के रूप में, और राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे 10 से 40 लाख की जनसंख्या के रूप में भारत का सबसे बड़ा शहर है विजयवाड़ा। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा साफ शहर है, मेगा सिटी के बाद अगर सबसे बड़ा साफ शहर पूछा जाए तो विजयवाड़ा के संदर्भ में याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि बहुत साफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन घुमाने पे आएगा तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। और राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे 3 से 10 लाख की जनसंख्या के वाले भाग में तो भारत का सबसे स्वच्छ मध्यम शहर मैसूर को माना गया है। ठीक है, और राजधानी देश प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में सबसे स्वच्छ राजधानी दिल्ली को माना गया है। इसे आप याद रखिएगा। आगे हम बात करें अगर, तो आप ये अर्बन लोकल से कम श्रेणी वाले हैं, आप इसे ठीक है याद रखिए। इसमें देख लीजिए, जिसमें कोई महा यूपी के संदर्भ में हो तो ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं रोक के पॉज करके। राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे 1 लाख से कम जनसंख्या में वरीयता क्रम में तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर नगर पालिका परिषद कराड़ है। ठीक है, 1 लाख से कराड़ कहेंगे। भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सासबाद है। ये आप इसको भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें यूपी के संदर्भ में कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे हम बात करें, क्योंकि अगर आपसे पूछा भी जाएगा मेगा सिटी के संदर्भ में अगर बनेगा क्वेश्चन तो यूपीएससी पूछ सकता है या पीसीएस भी पूछ सकता है। ठीक है, दोनों जगह संभावना थी। अब हम बात करेंगे इसमें कि हाँ, अब हम बात करें कुछ पॉइंट के संदर्भ में। अब तक 4,0342 शहर ठीक किससे यूएलबी में खुले शौच से मुक्त किए जा चुके हैं। ठीक है, इतने शहर आपके मुक्त हुए। 4,324 शहर, 1,319 शहर ओडीएफ प्रमाणन तथा 489 शहरों को ओडीएफ प्लस प्रमाणन में दिया गया है। 66 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय आप देखेंगे, इनमें शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा तो बहुत ज्यादा, ठीक है, 2900 में से अधिक शहर बनाए गए हैं। 59,900 से अधिक शौचालय गूगल मैप पर सीधे उपलब्ध हैं। ठीक है, एक से पूछा जा सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में जल संशोधन, प्रदूषित जल के फिर से इस्तेमाल के तौर तरीकों के साथ कचरा प्रबंधन और लैंडफिल प्रबंधन पर जोर दिया गया है। ये सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में जल मल शोधन और प्रदूषित जल के रूप में बात किया गया है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। और इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट, मैसूर 5 स्टार को 5 स्टार बता, किसको 86 शहरों को 3 स्टार, 64 शहरों को ये आपको हम बता चुके हैं 1 स्टार दिया गया है। तो इंदौर शुरू करते हैं, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट, मैसूर ये सब 5 स्टार वाले हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में प्रेरक DAUUR सम्मान की 5 नई उप श्रेणियां दिव्या प्लेटिनम को रखा गया है। ये पूछा जा सकता है कि दिव्या क्या है। ठीक है, प्लेटिनम है, अनुपम स्वर्ण है, और उज्जवल रजत है, उदित कांस्य है, आरोही आकांक्षी है। ये आप श्रेणियां याद रखिएगा कि ये प्रेरक हैं, सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में रखी जाएंगी, शामिल की गई हैं कि प्रेरक DAUUR सम्मान की 5 नई श्रेणियां हैं।
दिव्या प्लेटिनम, अनुपम स्वर्ण, उज्जवल सूर्य रजत, उदित कांस्य और आरोही आकांक्षी के रूप में शामिल करेंगे। अगर एक क्वेश्चन और है, बाबा वाराणसी के गंगा किनारे बसा सर्वाधिक जो है सर्वश्रेष्ठ जो है शहर घोषित है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शामिल किया गया है। तो वाराणसी को गंगा किनारे बसा सर्वाधिक वो सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है इसमें। और आगे हम बात करेंगे तो गंगा किनारे बसे 50,000 जनसंख्या वाली श्रेणी में प्रथम देखिए तो अब उत्तर प्रदेश का चुनार है, बिठूर है, ठीक है। अब 2 याद रखिए बस, बाकी आप छोड़ दीजिए क्योंकि यूपी के संदर्भ में आपको बता रहे हैं और यूपीएससी के संदर्भ में इस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, आप याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएंगे तो देखेंगे गंगा किनारे बसे 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान तो देखेंगे जो यूएलबी के नाम है कन्नौज है और बिजनौर है, शुक्लागंज, गंगा घाट और ये 3 शहर हैं, याद रखिएगा। बस पूछा जा सकता है कि ये स्वच्छ शहरों में इनका नाम आया है, ये कहीं से स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, अब देखेंगे गंगा किनारे बसे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में प्रथम है, ठीक है। वाराणसी को आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी है, कानपुर है, ठीक, और प्रयागराज हैं। 3 शहर रखे गए हैं जो गंगा किनारे बसे 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में वरीयता क्रम में है, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज हैं। आगे हम बात करेंगे तो कैंटोनमेंट एरिया के संदर्भ में आप उत्तर प्रदेश का मेरठ है, बस याद रखिएगा, और उत्तर प्रदेश का वाराणसी ग्रैंड 2 रखेंगे, बाकी आप छोड़ दीजिए। आगे ये जोन के हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जा सकता है, फिर भी आप इसमें देख लें उत्तर प्रदेश का जो नॉर्थ जोन में है वो एक तो पहला है नॉर्थ जोन में आवागढ़ है, ठीक है, पहला आएगा नॉर्थ जोन में आवागढ़। उत्तर प्रदेश 25,000 से कम में आया है, गंगा घाट 50,000 से 1 लाख के रूप में है और बाकी आपको 2 शहर दिख रहे हैं, बाकी नहीं है, बाकी आपसे नहीं पूछे जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग इसे, ठीक है। आगे हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष क्वेश्चन है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 100 यूएलबी से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की रैंक है 7वीं है, ठीक है, 7वीं रैंक है यूएलबी के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे है, मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पे है। आप पहला याद रखिएगा, यूएलबी में पहला स्थान छत्तीसगढ़ का है। देश का सबसे स्वच्छ शहर आपको 3 शहर बता चुके हैं, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई आपको पता है। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में चयनित 47 शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के शहर 7 हैं। जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 47 शहर चयनित किए गए हैं तो उसमें 7 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। तो पहला है लखनऊ, 12वें स्थान पे है, आगरा 16वें स्थान पे है, गाजियाबाद 19वें स्थान पे है, प्रयागराज 20वें स्थान पे है, कानपुर 25वें स्थान पे है, वाराणसी 27वें स्थान पे है और मेरठ 41वें स्थान पे है। गंगा किनारे बसे शहर गंगा टाउन में सबसे स्वच्छ शहर हैं तो ये वाराणसी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में, 2 कानपुर, तीसरा मुंगेर, ठीक है। आप गंगा किनारे बसे शहर देख लें तो वाराणसी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में आ रहे हैं, दूसरा कानपुर है, तीसरा मुंगेर है, चौथा प्रयागराज है, ठीक है। 50,000 से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी गंगा किनारे शहरों में देखेंगे तो कन्नौज है, बिजनौर है, गंगा घाट, शुक्लागंज तृतीय है। आपसे शहर ऐसे नहीं पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से शहर ऐसे हैं जो स्वच्छ भारत में रखे गए हैं जो 1 लाख से अधिक श्रेणी में है तो उनका नाम दे दिया जाएगा, उसमें हो सकता है हटा दिया जाए। तो याद रखिएगा वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज 1 लाख से अधिक, 50,000 से 1 लाख के बीच में, कन्नौज, बिजनौर, गंगा घाट और 50,000 से कम वाले में देखेंगे तो चुनार, बिठूर, ठीक, ऐसे याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को 19 खिताब प्राप्त हुए हैं। पहला फॉरेस्ट मूवर स्टेट कैपिटल अवार्ड, ठीक है, जो फास्टेस्ट मूवर स्टेट कैपिटल अवार्ड है वो लखनऊ को प्राप्त हुआ है और फास्टेस्ट मूवर सिटी लखनऊ को प्राप्त हुई है, ठीक है, 3 से 10 लाख की श्रेणी वाले में। और अधिकतम, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, अधिकतम जनसहभागिता में बेस्ट सिटी अवार्ड देखेंगे तो 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी के शहरों में
शाहजहांपुर है। अधिकतम जन सहभागिता में बेस्ट सिटी अवार्ड 1 लाख से अधिक आबादी के श्रेणी के शहरों में है, जो शाहजहांपुर में है। ठीक है, और बेस्ट जन सहभागिता में बेस्ट सिटी अवार्ड देखेंगे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। और भारत का सबसे साफ कैंट बोर्ड अवार्ड देखेंगे तो मेरठ को मिला हुआ है। भारत का सबसे साफ कैंट बोर्ड अवार्ड का 5वां स्थान देखेंगे तो ये तीसरे स्थान में है मेरठ कैंट, 5वें स्थान पर वाराणसी है, 6ठे स्थान पे आप देखेंगे झांसी है। और बेस्ट कैंटोनमेंट इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रोटेक्शन जो है प्रैक्टिसेज मथुरा में है। बेस्ट कैंटोनमेंट इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज मथुरा में है। और 5.1 लाख से अधिक आबादी में बेस्ट गंगा टाउन वाराणसी में आप देखेंगे। आप इसमें पहला, दूसरा और आप 2 क्वेश्चन को याद रखें, ये कहीं से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अधिकतम जनसहभागिता सिटी में पूछा जा सकता है जो शाहजहांपुर है तीसरा, बाकी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब सर्वेक्षण भी 2020 में बिंदु देख लेंगे तो 1.87 करोड़ लोग फीडबैक मिला है इसमें। 1.7 करोड़ नागरिकों ने स्वच्छता ऐप पर पंजीकरण कराया। 11 करोड़ लोगों ने इस पर सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया दी थी। और 5.5 लाख स्वच्छता कर्मियों ने सामाजिक कल्याण योजनाओं को से जोड़ा गया है, जो 84,000 कचरा बीनने वालों को मुख्य धारा में जोड़ा गया है। इसमें स्थानीय निकायों ने 4 लाख से अधिक अनुबंधित कर्मचारियों पर काम पे रखा है इसको। और कचरा संभावित 21,000 से अधिक क्षेत्रों की पहचान की गई, उनमें बदलाव किया गया है। यहाँ से आपकी यूपीएससी के संदर्भ में या पीसीएस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब हम दूसरी बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक को लेकर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्धा में हुई थी। आपको पता है गांधी जी ने कहा कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएंगे। प्रस्ताव को अधिकतर सदस्यों का समर्थन मिला, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध भी जताया। जबकि गांधी जी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा था कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पीसीएस यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। अब हम भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम बड़ी लड़ाई थी। ठीक है, आप देखेंगे ये आंदोलन अगस्त कब हुआ था, माह में प्रारंभ हुआ था। अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1857 की सशस्त्र क्रांति के बाद भारत में इतनी व्यापक क्रांति नहीं हुई थी। ठीक है, 1857 की सशस्त्र क्रांति के बाद भारत में इसके बाद क्रांति हुई तो 1942 की क्रांति थी, वो भारत छोड़ो आंदोलन थी। यदि किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं था, जनता का स्वतःस्फूर्त आंदोलन था। आप याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यद्यपि आंदोलन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में असफल रहा, याद रखिएगा ये आंदोलन अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल पाया था, किंतु भारतीय जनता के बलिदान व्यर्थ नहीं गए। 1945 में सरदार पटेल ने इस आंदोलन के संबंध में कहा कि भारत में, आप इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी उस पर हमें गर्व है, क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल द्वारा आंदोलन नहीं लिया है। कांग्रेस बल्कि इसमें नहीं खड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस के अधिकतर नेता जेल में बंद कर दिए गए थे। जनता ने आंदोलन स्वयं लीडिंग किया, स्वयं नेतृत्व किया। ठीक है, और स्वतःस्फूर्त से उन्हें किसी ने लीड नहीं किया। इस जो प्रक्रिया इस पर उन्होंने सरदार पटेल ने कहा कि भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों ने जो प्रतिक्रिया की, हमें उस पर गर्व है। आगे हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की असफलता हुई। फिर क्रिप्स मिशन की असफलता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया फिर आए। दक्षिण पूर्व एशिया में जापान के हाथों ब्रिटेन की स्पष्ट पराजय दिखने लगे थे। कारण ब्रिटिश साम्राज्य में क्या होता, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भारतीय जनता में अविश्वास व्याप्त होने लगा। उन्हें लगा कि भारत जापानी आक्रमण की स्थिति में अंग्रेज भारत की रक्षा नहीं कर पाएंगे। युद्ध के कारण तमाम वस्तुओं के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई। ठीक है, आप देखेंगे कि मुद्रास्फीति
क्या हुई, बढ़ गई। और इस आंदोलन क्या हुई, इस आंदोलन के कारण प्रमुख कारण थे कि अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त हो गया। आप इस क्वेश्चन पे यूपीएससी पे नजर लगाएं और यूपीएससी के साथ आप पीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में इसमें पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में हुई थी। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएं। प्रस्ताव को क्या किया गया, अधिकतर लोगों ने समर्थन मिला, कुछ लोगों ने इस पे विरोध जता दिया। और विरोध का कारण ये था कि विरोध के कारण कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को ना स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती दे दी गांधी जी ने। और मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। वर्धा में कार्य समिति जो कांग्रेस की, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। हम आगे बात करें, अगर इस प्रस्ताव में कहा गया था, मुख्य बिंदु था कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत तुरंत होना चाहिए। ठीक है, इस स्टेटमेंट को दिया जा सकता है कि वर्धा प्रस्ताव का मुख्य बिंदु क्या थे, तो भारत में ब्रिटिश शासन का अंत तुरंत होना चाहिए। पराधीन भारत ब्रिटिश साम्राज्य का चिन्ह बना हुआ है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति युद्ध के रूप में को बदल सकती है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति युद्ध के रूप को बदल सकती, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, लगभग जापानी भारत की सीमा में घुस चुके थे। कांग्रेस भारत से ब्रिटिश सत्ता के हट जाने की मांग दोहराती है। ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि अब आप जो है भारत से ब्रिटिश सत्ता के हट जाने की मांग दोहराती है कांग्रेस। यह मांग ना मानी जाने पर समिति गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक संघर्ष चलाने की अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, समिति क्या करती है, समिति अहिंसक, आप ध्यान रखिएगा, समिति ने अहिंसक संघर्ष चलाने की अनुमति प्रदान करती है तथा भारतीयों से अपील करती है कि इसका आधार अहिंसा हो। सरकारी दमन नीति के कारण यदि गांधी जी का नेतृत्व उपलब्ध न रहे तो प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता स्वयं होगा। ऐसा गांधी जी जो है वर्धा कार्य समिति थी, इसमें वर्धा की जो कांग्रेस कार्य समिति थी, इसमें गांधी जी के नेतृत्व में जो अहिंसक आंदोलन चलाने की जो वर्धा कार्य समिति ने अनुमति प्रदान की थी, उसने भारतीयों से अपील ये भी की थी कि इसका आधार अहिंसा होना चाहिए। सरकारी दमन की नीति के कारण अगर गांधी जी का नेतृत्व उपलब्ध न रहे तो प्रत्येक व्यक्ति अपना नेतृत्व स्वयं होगा। ऐसा जो है वर्धा कांग्रेस की कार्य समिति में ही निहित था, लेकिन आगे चल के इसमें चीजें बदलती हैं। अब देखोगे आप तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है 8 अगस्त को, कहाँ, बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। यह निर्णय लिया गया, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। अंग्रेजों को हर हाल में भारत छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक होती है बंबई में, उसमें जो ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में जो बैठक हुई थी, इसमें निर्णय यही लिया गया कि अंग्रेजों को हर हाल में भारत छोड़ना ही पड़ेगा और भारत अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा और साम्राज्यवाद और फांसीवाद के विरुद्ध रहेगा। ठीक है, भारत सुरक्षा स्वयं करेगा, भारत साम्राज्यवाद और फांसीवाद के विरोध में रहेगा। आगे यदि अंग्रेज भारत छोड़ देते हैं तो अस्थायी सरकार बनेगी और तय किया गया। ठीक है, ये अब काम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बंबई में बात की गई है। अब कांग्रेस की जो वर्धा कांग्रेस कमेटी थी वो ये बात नहीं कह रही है। अब याद रखिएगा ये स्टेटमेंटों को भी। ठीक, अब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा जाएगा जिसके नेता कौन होंगे, महात्मा गांधी होंगे या गांधी जी होंगे, ऐसा कहा गया है। अब महात्मा गांधी ने लगभग 70 मिनट का अपना भाषण देते हैं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, कहते हैं करो या मरो, जिसका अर्थ है भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करें। लेकिन गांधी जी कहते हैं, कांग्रेस की वर्धा कमेटी कुछ और कहती है। ठीक, और कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक जो होती है बंबई के ग्वालियर टैंक में वो कुछ और कहती है। अब गांधी जी का जो भाषण है 70 मिनट का, उसमें देखिए क्या है, गांधी जी स्वयं कहते हैं, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, जिसका अर्थ है भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करे
और अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी तैयार रहे। गांधी जी के इन शब्दों से भारत की जनता पर बहुत गहरा असर डाला। ठीक है, अब देखिए गांधी जी ने कैसे अपने वाक्य बदले, अहिंसा से हिंसा की तरफ बढ़े और भारत की जनता की आबादी के हर प्रकार से प्रयत्न करे, ऐसा गांधी जी स्वयं बोलते हैं और अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहे। गांधी जी के इन शब्दों से भारतीय की जनता पर बहुत गहरा असर डाला। वे नए जोश, नए संकल्प और दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। देश के कोने कोने में करो या मरो की आवाज गूंज उठी। आगे हम बात करें तो आंदोलन के प्रति लोगों में भारी जोश देखते हुए सरकार ने क्या काम किया। 8 अगस्त की रात 12 बजे क्या काम किया, ऑपरेशन जीरो हावर चला दिया, जिसके तहत 9 अगस्त की सुबह सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लगभग देश की अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। ठीक है, और आप देखेंगे गांधी जी को पुणे की आगा खां पैलेस में रखा गया था। यहीं पर इनकी जो बीवी है वो उनका देहांत होता है और अन्य सदस्यों में अहमदनगर में रखा गया। ठीक है, अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। साथ ही कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। आप इस चीज को याद रखिएगा। अभी ROARO में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इसके विरोध में देश के प्रत्येक भाग में हड़तालों, फिर इसका विरोध हुआ, तो इसके विरोध में देश के प्रत्येक भाग में क्या हुए, हड़ताल और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। प्रमुख नेताओं ने जेल चले जाने के बाद नेतृत्व के अभाव में लोगों के बीच नेतृत्व बढ़ा। अब लोगों के बीच से क्या हुआ, लीडरशिप निकल के आई और जिसमें नाम थे अरुणा आसफ अली। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अब नए नेता निकल के आते हैं, तो पहला नाम है अरुणा आसफ अली ने क्या काम किया, 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन को गति प्रदान की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरुणा किस जो स्वतंत्रता सेनानी ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में तिरंगा फहराया था, तो याद रखिएगा अरुणा आसफ अली नाम है। और जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन इत्यादि नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, आप देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन ने ये सभी भूमिगत लीडरशिप थे। तो ये भूमिगत आंदोलन, इन्होंने भूमिगत रहकर क्या किए, आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किए। अब आता है नाम उषा मेहता का। ठीक, उषा मेहता ने अपने साथियों के साथ बंबई से रेडियो का प्रसारण किया और लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर हमला किया। अब लोगों ने क्या काम किया, जैसे ही रेडियो पर उषा मेहता ने बंबई से क्या हुआ, प्रसारण हुआ और लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर हमला किया। रेलवे पटरियां उखाड़ दी गई, डाक तार व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दिए गए, सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहरा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा अरुणा आसफ अली तिरंगा फैलाती हैं कहाँ पे, वो फहराती हैं ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में। और आप देखेंगे कि जब सारी रेलवे लाइनें, डाक तार व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, सरकारी इमारतों पर क्या किया गया, तिरंगा फहरा दिया गया। देश के कई भागों में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश जैसे बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा और कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में तलचर व बालसोर में लोगों ने अस्थायी सरकारों की स्थापना कर दी। संयुक्त प्रांत बलिया में अस्थायी सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। याद रखिएगा, ये नाम भी PCS में कई बार पूछे जा चुके हैं, EPSC में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़, उड़ीसा में तलचर और बालासोर में लोगों ने अस्थायी सरकार की स्थापना की। पहली अस्थायी सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक में गठित जातीय सरकार थी। ठीक, ये जातीय सरकार सितंबर 1944 तक चलती रही। सतारा में गठित सबसे लंबे समय तक, ठीक है, सतारा में सबसे गठित सरकार सबसे लंबे समय 1945 तक चली, जिसके नेता वाई.बी. चौहान, नाना पाटिल ने विद्रोह कर नेतृत्व किया था यहाँ पे सतारा में। ठीक है, वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल ने यहाँ का नेतृत्व किया था सतारा में। इस आंदोलन ने
इस आंदोलन की अवधि में 1 अगस्त 1942 से 31 दिसंबर 1942 तक लगभग कितने 60,229 लोगों को बंदी बनाया गया, 18,000 लोगों को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत नजरबंद किया गया और 940 भारतीय पुलिस या सेना की गोली से मारे गए थे और 16 से 30 लोग घायल हुए थे। आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ गलत बोल गए थे कि बलिया में जो बनी थी सरकार, ठीक है, जो चित्तू पांडे के नेतृत्व में, ये सबसे लंबी सरकार नहीं थी। सतारा में गठित जो सबसे लंबे समय तक चली थी वो 1945 तक चली थी, ठीक है, वाई बी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में थी। आगे हम बात करें तो जुलाई 1944 में जब विश्व युद्ध क्या होता, जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्त की ओर था तो गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। इसी समय 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन गई, ठीक है। अब देखेंगे आप, विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, गांधी जी जेल से रिहा किए जाते हैं, 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी आ जाती है, नई सरकार बनती है। सरकार पूरी तरीके से क्या करती है, भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय लॉर्ड बेबल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के भी कई बैठकों का आयोजन किया, ठीक है। आंदोलन की आलोचना भी होती है। तो देखिए भारतीय राजनीतिक दलों ने, ठीक है, साम्यवादी दल ने इस आंदोलन की आलोचना की थी। दूसरा, मुस्लिम लीग ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की, कहते हुए क्या कि आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं वरन भारत में हिंद साम्राज्य की स्थापना करना है, ठीक है। आपने देखोगे तो दोनों कौन से थे, एक साम्यवादी दल था, दूसरा मुस्लिम लीग थी। दोनों ने भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करते हुए कहा कि आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं भारत में हिंद साम्राज्य की स्थापना करना है, ठीक, ऐसा कहा। और आंदोलन के प्रभाव के संदर्भ में जाइए तो भारत छोड़ो आंदोलन था, हालांकि तात्कालिक रूप से असफल रहा। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आंदोलन से स्पष्ट हो गया भारतीयों में राष्ट्रवाद की जड़ें बहुत गहराई तक प्रवेश कर चुकी हैं। आंदोलन की विशालता को देखते हुए अंग्रेजों को भी विश्वास हो गया कि शासन को वैध अधिकार खो दिया है उन्होंने, अब शासन का वैध अधिकार खो दिया है। भारतीयों की इच्छा के बिना उन पर शासन करना अब संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त आंदोलन ने विश्व के कई देशों भारतीय जनमानस के साथ खड़ा होकर, ठीक है, इसके अतिरिक्त आंदोलन ने विश्व के कई देशों को भारतीय जनमानस के साथ खड़ा कर दिया, ठीक है। विश्व देश कई देश अब आए जो भारतीय जनमानस के साथ खड़े थे। चीन के तत्कालीन मार्शल चियांग काई, ठीक है, चीन के तत्कालीन जो थे मार्शल चियांग काई शेक थे, ने जुलाई 1942 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखा कि अंग्रेजों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति यह है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। ऐसा मार्शल चियांग काई शेक अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखते हैं और अपनी बात कहते हैं कि अंग्रेजों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति यह है कि अब भारत को वो पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। रूजवेल्ट का इस पे समर्थन मिलता है और भारत छोड़ो आंदोलन क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन भारत को स्वतंत्रता भले ना करवा पाया हो, लेकिन इसकी दूरगामी परिणाम सुखदायी रहा। अगस्त 1942 के इस आंदोलन के पश्चात प्रश्न चिन्ह सिर्फ यह तय करना था कि स्वतंत्रता के बाद सरकार का स्वरूप क्या होगा, ठीक है। 1942 के आंदोलन के बाद प्रश्न सिर्फ यह तय करना था कि अब स्वतंत्रता के बाद सरकार का स्वरूप क्या होगा। आगे देखेंगे तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखेंगे तो यह मानव को मानव बनाकर रखना सिखाना, ठीक है। शिक्षा क्या करती है, शिक्षा मानव को मानव बनाकर रखना सिखाना शिक्षा का परम लक्ष्य है। शिक्षा के महत्व और उद्देश्य को व्यक्त करती कुछ उक्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये तो आपको उक्तियां याद रखनी है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ चुकी है और इस पे हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला है विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए, सा विद्या विमुक्ते, मतलब विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है। और दूसरा है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता ये विवेकानंद कहते हैं। एजुकेशन है मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑफ अ लेडी इज मैन, विवेकानंद कहते हैं, ठीक है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। आगे हम बात करें तो शिक्षा तीसरा स्टेटमेंट है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक मनुष्य एवं मनुष्य के शरीर, आत्मा एवं मन का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके, ठीक। ये
आप देखिएगा तो महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ऐसा महात्मा गांधी बोलते हैं। शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क की, ठीक है, आगे बात है तो शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ कैसा होना चाहिए, तो अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके और उसे अपना बना सके और उसको अभिव्यक्त कर सके, ऐसा टैगोर साहब कहते हैं। ठीक है, एजुकेशन मीन्स enabling the mind of find out of the ultimate truth, making it on and giving expression to it। ठीक, टैगोर बोलते हैं ये शिक्षा व्यक्ति की मानसिक शक्ति का विशेष रूप से विकास करती है जिससे वह परम सत्य शिव, ठीक याद रखिएगा। ठीक है, शिक्षा कैसा है, शिक्षा व्यक्ति की मानसिक शक्ति की विशेष रूप से विकास करती है, मानसिक शक्ति का, और जिससे वह परम क्या करेगा, परम सत्य शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद प्राप्त कर सके। ऐसा आप सत्य शिव सुंदर देख के किसी भारतीय का नाम मत ले लेना, क्योंकि ये अरस्तु ने लिखा हुआ है कथन। ठीक है, अरिस्टोटल ने लिखा है, एजुकेशन डेवलप मैन इज फैकल्टी स्पेशली हिज माइंड सो दैट ही मे बी एबल टू एंजॉय द कंटेम्पलेन और जो है सुप्रीम ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। ठीक, अरिस्टोटल ऐसा बोलते हैं, याद रखिएगा। अब बात करें 21वीं सदी की शिक्षा नीति, पहली शिक्षा नीति है ये, 19 जुलाई 2020 को पारित हुई है, मंजूरी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 को क्या करेगी, प्रतिस्थापित करेगी, और यह शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी, ठीक, स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति, याद रखिएगा। वर्ष 1868 और 86 के बाद ये पहली 68 में आई थी, दूसरी 86 में आई थी, तीसरी 2020 में है, ऐसा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सबके लिए आसान, कैसा है शिक्षा नीति, कैसी है, तो सबके लिए आसान, पहुंच, समता, गुणवत्ता, बहनीता, जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित तथा सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल क्या है, कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला एवं बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज एवं ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति बदलना, प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो है टैगलाइन के रूप में है, जो इतनी लंबी लाइन है। तो पहली बात है सबके लिए आसान पहुंच, समता, गुणवत्ता, बहनीता और जो बहन कर सके शिक्षा, और जवाबदेही जिसे अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित है। सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। आपको क्वेश्चन याद रखना चाहिए, सतत विकास का एजेंडा 2030 तक रखा गया है, तो उसके लिए अनुकूल है यह शिक्षा, और इसका उद्देश्य 21वीं सदी से जरूरतों के अनुकूल स्कूल कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला और बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज, ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना, प्रत्येक छात्र में निहित अंतरराष्ट्रीय, प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। ऐसा आपसे यूपीएससी और पीसीएस प्री के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है। पहला 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति, दूसरी 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति को बदला गया। इससे पहले दो शिक्षा नीति थी, 1968, 1986। ठीक, अब 2020 सबके लिए आसान, ये टैगलाइन है इसकी, याद रखिएगा कैसे करना है, और इस पे आपसे पूछा जाएगा। सतत विकास का एजेंडा की बात है इसमें, याद रखिएगा। सतत विकास के एजेंडा के संदर्भ में ये क्वेश्चन इकोलॉजी से भी जुड़ेगा, आपसे शिक्षा के संदर्भ में पूछा जा सकता है। आप इसे मान के चलिए, यहाँ यूपीएससी क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन आईएएस जो प्री होने वाला है उसमें क्वेश्चन पूछा गया की संभावना ज्यादा है। पीसीएस प्री यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने की संभावना है। पहला कि पहली शिक्षा नीति कौन सी है और कितने वर्ष पुरानी है, किसका स्थान लेगी, इससे पहले कितनी शिक्षा नीति थी, सतत विकास एजेंडा, इसकी टैगलाइन क्या है, ये सब पीसीएस में पूछा जा सकता है। अब बात करें
भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारकों, ठीक है, अगर हम इसके प्राचीन इतिहास के संदर्भ में जाए शिक्षा के, तो आधुनिक शिक्षा की नींव देखेंगे तो आप देखेंगे प्राचीन में भी बहुत सारे गुरु जो थे, गुरुकुल थे, इसके बाद बहुत सारे विश्वविद्यालय थे, वो इसमें समाहित किए गए थे। लेकिन हम यहाँ से बात करते हैं कि आधुनिक शिक्षा की नींव अगर रखी गई है जब यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए थे और व्यापारियों के द्वारा डाली गई शिक्षा थी, तो इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय जनमानस को सदैव के लिए मानसिक गुलाम बनाने से अधिक कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने भारतीयों को अपने अनुरूप तैयार किया था, ठीक है, ना कि उन्होंने शिक्षित किया था। आगे हम बात करें तो देखें गलत दिशा में ही सही, लेकिन भारतीय शिक्षा की एक व्यवस्थित विकास क्रम आधुनिक काल के दृष्टिगोचर होता। उन्होंने भले ही अपने हित में काम कराया हो, लेकिन उनकी यह नीति भारतीय शिक्षा के एक व्यवस्थित विकास क्रम आधुनिक काल में दृष्टिगोचर होती हुई दिखाई पड़ती है। भारतीय समाज धीरे धीरे कैसा रहा? भारतीय समाज धीरे धीरे सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के विकास हुआ, और आगे हम इसके विकास क्रम जो है क्रमिक रूप से समझने का देखेंगे। आगे हम देखें अगर तो शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश कालीन समितियां, आयोग और प्रयास थे। गवर्नर जनरल उद्देश्य ये शिक्षा नीति पूछी गई है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों जगह से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो देखिए, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, पहली अगर हम बात करें तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की बात है, जो 1823 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्स्ट थे, उस समय गवर्नर जनरल शिक्षा के संदर्भ में आवश्यक सुझाव दिए थे। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने लॉर्ड मैकाले का एक स्मरण पढ़ाता है, वो 1835 में आता है, ठीक है, और गवर्नर जनरल थे उस समय चार्ल्स मेटकाफ। विप्रेशन सिद्धांत बोलते हैं इसे, याद रखिएगा। टॉमसन योजना आती है 1843 में, लॉर्ड एलनबर्ग के समय, और देसी भाषा में शिक्षा की सिफारिश की थी टॉमसन योजना ने। आगे बात करेंगे चार्ल्स गुड डिस्पैच 1854, लॉर्ड डलहौजी, शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ। हंटर आयोग लॉर्ड रिपन 1882, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सुधार हुआ। रैले आयोग 1902, लॉर्ड कर्जन, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हुआ। सैडलर आयोग जो है 1917, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, महिला शिक्षा के लिए स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना। सैडलर आयोग 1917, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, महिला शिक्षा के लिए स्वायत्त संस्थाओं की क्या हुई? स्थापना हुई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सैडलर आयोग, क्योंकि महिलाएं बहुत सैड रहती थी, तो उस समय महिलाओं का विकास नहीं होता, तो सैडलर आयोग आया, याद रखिएगा। हमने याद करने के क्रम में ये लाइन जोड़ी है और इसका कोई लेना देना नहीं है तार्किक रूप से। तो सैडलर आयोग 1917, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, महिला शिक्षा के लिए स्वायत्त संस्थाएं हैं उनकी स्थापना पर जोर दिया गया है। फिर आया इंचकेप आयोग कमीशन, जो 1923 में आया लॉर्ड रीडिंग के समय, और लॉर्ड रीडिंग थे, आपको बताया था, ये एकमात्र यहूदी गवर्नर थे, ठीक है, जनरल थे। शिक्षा की केंद्रीय सलाह समिति के लिए दिया, शिक्षा की केंद्रीय सलाह समिति इन्होंने भी बात की थी इंचकेप ने। हार्टूग समिति आती है 1929 में, लॉर्ड इरविन जो प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर जोर देती है, और 1829 में लॉर्ड इरविन ने प्रौढ़ शिक्षा पे दिया। तो इरविन साहब कैसे थे? प्रौढ़ शिक्षा को बहुत ध्यान देते थे। उनके आसपास लोग प्रौढ़ लोग रहते होंगे तो वो शिक्षित नहीं होंगे, उन्हें प्रौढ़ किया होगा, तो प्रौढ़ शिक्षा थी, मतलब बड़े लोगों को भी शिक्षा, ठीक, जिसे आप कहते हैं साक्षर भारत अभियान के तहत जो प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है कि पढ़ लिख सकने के संदर्भ में इरविन साहब बहुत ही लोगों से प्रभावित रहे होंगे। भारत के जो लिटरेसी रेट थी उसमें ना के बराबर थी। और सार्जेंट आयोग देखेंगे 1944, लॉर्ड बेवेल, राष्ट्रीय शिक्षा योजना, ठीक, तो राष्ट्रीय शिक्षा की योजना थी लॉर्ड बेवेल 1944, जो राष्ट्रीय शिक्षा योजना रखते हैं। ये सारी चीजें आप कमेटियां याद रखिए, आपको इससे एक या दो क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। आगे हम बात करें भारत की शिक्षा नींव, शिक्षा के विकास के समय समय पर निम्न प्रयास हुए, आप देखेंगे। तो हम चलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के स्तर पर से प्रारंभिक प्रयास के संदर्भ में। तो देखेंगे पहला 1881 में वारेन हेस्टिंग्स ने क्या हुआ? कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने
और उद्देश्य था इसका मुस्लिम कानूनों इससे संबंधित अध्ययनों की विषय में शिक्षा देना था। और ये उन्होंने अपने लिए शिक्षा बेसिकली अपने लोगों को शिक्षित करने के लिए बनाई थी। और फिर बात करें 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू विधि दर्शन का अध्ययन करना, जो डंकन साहब ने किया। फिर 1800 में देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है लॉर्ड वेलेस्ली ने। और इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं, भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा भी दी जाती थी। याद रखिएगा। किंतु 1802 में क्या हुआ? डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज बंद किया गया था 1802 में। फिर हम बात करेंगे 1813 की चार्टर एक्ट की बात। प्रथम बार भारत में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। इस राशि को व्यय करने के प्रश्न पर विवाद हो जाने के कारण 1823 में यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के संदर्भ में तो यह गठन 1823 में की गई थी। जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पहली कमेटी देखेंगे आप, जिससे शिक्षा के संदर्भ में आवश्यक सुझाव प्रदान किए थे। अब आंग्ल जिसे कहते हैं ओरिएंटलिस्ट जो है इंग्लिश जो कंट्रोवर्सी है, तो आंग्ल प्राच्य विवाद था। लोक शिक्षा की सामान्य समिति में 2 दल थे। ठीक है, पहला दल था प्राच्य शिक्षा समर्थक, दूसरा दल आंग्ल शिक्षा समर्थक। जब शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हुआ तो दोनों मतों में क्या मत विभक्त हो गए। एक मत कहता था शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाए रखने पर जोर दे रहा था, तो दूसरा मत क्या कह रहा था? शिक्षा का माध्यम भारतीय देशीवाद जो को बनाए रखने का पक्ष था। अंततः प्राच्यविद और आंग्लविद जो है कि विवादों से भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, ऐसा आपको दिखा। आगे बात देखें, लॉर्ड मैकाले साहब आते हैं तो 1835 में इन्होंने क्या कह डाला? तो लॉर्ड मैकाले की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने आंग्ल दल के प्रबल समर्थक थे। आपको पता है अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे ये मैकाले साहब, और डीपी अग्रवाल साहब का नाम से नहीं होगा। ठीक है, और तो 2 फरवरी 1835 की बात देखेंगे, अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उन्होंने लिखा कि सरकार की सीमित संसाधन जो सरकार की सीमित संसाधन थे के मद्देनजर थे, सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए जो माध्यम के रूप में जो है अंग्रेजी शिक्षा ही सर्वोत्तम है। ऐसा उन्होंने पत्र लिखा सरकार को, जो उस समय मेटकाफ थे क्या गवर्नर जनरल। तो इन्होंने लिखा कि सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। और मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है, और ऐसा भी कहा कि पूरा भारतीय साहित्य यूरोप की लाइब्रेरी की एक अलमारी के एक कोने के बराबर है। ऐसा भी उन्होंने कहा था। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति और साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया, और मैकाले ने इन सुझावों के पश्चात अंग्रेज सरकार ने स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया, और विस्तृत पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। मूल उद्देश्य था भारतीय जनता में ऐसे वर्ग का उदय करना था जो रक्त एवं रंग से कैसे हों, भारतीय हों, परंतु अपने विचार, नैतिक मापदंड, प्रज्ञा, प्रवृत्ति से अंग्रेज हों, और यह श्रेणी ऐसी हो जो सरकार तथा जनसाधारण के बीच द्विभाषीय इंटरप्रेटर्स की भूमिका निभा सके। इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य के ज्ञान जनसाधारण छन छन कर स्वयं पहुंच जाएगा। इस सिद्धांत को अधोगामी निषेधन सिद्धांत की बात की गई है। ठीक है, इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक कैसे छन छन के पहुंच जाएगा। इसी सिद्धांत को अधोगामी निषेधन सिद्धांत या अधोगामी विप्रेशन सिद्धांत, ठीक है, डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजों की नींव बहुत हद तक सफल भी रही, जो आज भी हमको दिखाई पड़ती है। हमको क्या, आपको भी दिखाई पड़ती होगी। ठीक, नहीं दिखाई पड़ती तो आगे चल के दिखाई पड़ जाएगी अगर आप हिंदी में हैं।
तो 1854 सर चार्ल्स वुड द्वारा भारत की भावी शिक्षा के लिए फिर आए चार्ल्स वुड साहब। तो चार्ल्स वुड साहब भी आए तो उन्होंने कहा हम भी कुछ करेंगे। तो उन्होंने देखो क्या किया। तो 1854 सर चार्ल्स वुड द्वारा भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई उन्होंने। अब उन्होंने कहा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, इसको क्या कहा गया, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ये डिस्पैच भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। इस डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें जो निम्नानुसार थी। पहली बात करेंगे अगर हम, इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया, ठीक है। इसने शिक्षा में जो बदलाव लाए तो जिसमें इन्होंने मध्यम जो है दो शिक्षा रखे थे रूप, ठीक है। पहला हम देखेंगे कि इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं में रखा है, ठीक। आगे हम बात करेंगे अगर, तो जैसे उच्च शिक्षा मतलब यूनिवर्सिटी वाली शिक्षा है तो अंग्रेजी माध्यम में होगी। स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं में होगा। और सरकार को सुझाव दिया कि जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे, ठीक है। सरकार को सुझाव दिया कि सरकार जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। सिफारिश की गई गांव में देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं या उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाई हाई स्कूल लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। और इसी के बाद बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित भी किए गए। आपको पता लगेगा आगे। स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसमें वुड डिस्पैच को ऐसे ही नहीं हम लोग कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। देखिए क्या क्या हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए जो अनुदान ग्रांट इन एड की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसने की है। सुझाव दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर हो। आगे हम बात करें फिर आए हंटर साहब। हंटर चलाया अपना तो 1882-83 में। तो हंटर चलाते हुए उन्होंने बोला कि 1882 में सरकार ने W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया। और 54 के पश्चात देश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उनकी प्रगति के लिए था। ये भी याद रखिएगा कि जो हंटर आयोग था 1954 का जो वुड डिस्पैच था उसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की दिशा में किए गए, उच्च शिक्षा नहीं, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में किए गए प्रयासों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा के लिए आया था ये आयोग, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस आयोग ने सरकार को कुछ निम्न सुझाव दिए। पहला सुझाव अगर हम बात करेंगे तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास के लिए उपयोगी विषयों की शिक्षा पर विशेष बल, स्थानीय भाषा में शिक्षा पर विशेष सिफारिश की। देखिए प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास के लिए क्या किया गया, उपयोगी विषयों की शिक्षा पर बल दिया गया। जो उपयोगी विषय हैं स्थानीय भाषा में शिक्षा की विशेष सिफारिश की इन्होंने, ठीक है। प्राथमिक पाठशालाओं में नियंत्रण नव स्थापित नगर एवं जिलों बोर्डों को दे दिया जाए। ऐसा इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण कंट्रोल है वो नव स्थापित जो नगर एवं जिला बोर्ड है उनको दे दिया जाए। अब शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव आता है 1913 में। तो राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार से पूरे ब्रिटिश भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने का आग्रह किया। ऐसा हमारे राष्ट्रवादी नेता ने जोर दिया सरकार पे। और गोखले ने विधान परिषद में इसकी सशक्त वकालत भी की थी। तो शिक्षा पर आपसे पूछा जा सकता है कि विधान परिषद में भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं में से किस नेता ने जो है विधान परिषद में शिक्षा के लिए सशक्त वकालत की थी। तो गोखले ने की थी, याद रखिएगा। शिक्षा नीति पर 1913 के अपने प्रस्ताव पे सरकार ने अनिवार्य शिक्षा के उत्तरदायित्व लेने से तो इनकार कर दिया। अब आते हैं आगे बात हुई तो शिक्षा नीति 1913 के अपने प्रस्ताव में सरकार ने अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से इनकार कर दिया, किंतु उसने अशिक्षा दूर करने की नीति की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली कि हम अशिक्षा को दूर करने की नीति की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। प्रांतीय सरकारों से आग्रह किया उसने तथा कि वे समाज के निर्धन एवं पिछड़े वर्गों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। ये वही काम है जैसे आजकल भारतीय संविधान में
डीपीएसपी काम कर रही है, डीपीएसपी के माध्यम से सरकारें काम कर रही हैं। आगे बात करें सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-19 के संदर्भ में है। तो अब सैडलर आपको बताया था कि महिलाओं की उस समय स्थिति ज़्यादा खराब थी, तो महिलाएं सैड रहती थी, तो महिलाओं के लिए कुछ क्या किया गया, काम किए गए। तो 1917-19 में देखेंगे तो ऐसा हमने सिर्फ आपको जोड़ने के लिए बोला है, फिर आपको बता रहे हैं कोई तार्किक रूप इसका वो नहीं है। 1917 में सरकार ने डॉक्टर एम सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका कार्य विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट सरकार को देना। ठीक है, विश्वविद्यालय की समस्याओं पर था ये सैडलर आयोग। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार देखेंगे तो स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष होनी चाहिए और विद्यालयों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं अपितु उच्च माध्यमिक परीक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिल लेना चाहिए, जैसा कि वर्तमान में चल रहा था। और आगे बात करें 1916 से 1921 के मध्य 7 नए विश्वविद्यालय बने। 1916 से 21 के मध्य देखेंगे तो मैसूर 1916, अलीगढ़, ढाका, पटना, बनारस, ये सभी अलीगढ़, ढाका, पटना, बनारस 1916, ठीक, मैसूर 1916, उस्मानिया लखनऊ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 अस्तित्व में आए। आप याद रखिएगा, इनका क्रम भी पूछा जाता है, इनकी सन भी पूछे जाते हैं, तो आप याद कर लीजिए। मैसूर 1916, अलीगढ़, ढाका, पटना, बनारस 1916, उस्मानिया लखनऊ विश्वविद्यालय अलग अलग है, उस्मानिया हैदराबाद में है, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में है, तो 1921 में आए। हम आगे बात करें अगर हार्टोग समिति 1929 के संदर्भ में, तो हार्टोग समिति आई 1929 में। सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति की सिफारिशें थीं जो निम्नानुसार थीं। पहली बात करें अगर तो समिति ने प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया। प्राथमिक शिक्षा पर हार्टोग समिति आई 1929 में, तो प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया। दूसरा, समिति ने सुझाव दिया केवल समर्पित विद्यार्थियों को ही उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, समर्पित उच्चतर विद्यार्थी थे को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, इंटरमीडिएट, उच्च माध्यमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, ठीक है, के विद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए, जबकि सामान्य स्तर के विद्यालय को 8वीं कक्षा के पश्चात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहिए। जबकि सामान्य स्तर के जो विद्यालय थे, सामान्य स्तर के विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा के पश्चात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जो क्या लेना चाहिए, प्रवेश लेना चाहिए। ऐसा आप देखेंगे, हम देख रहे हैं। फिर मूल शिक्षा वर्धा योजना, अब 1937 की बात आती है, वर्धा योजना आती है। अब गांधी जी को लगा कि सब तो कर रहे हैं, हम भी थोड़ा कर दें, तो गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र था, याद रखिएगा, हरिजन एक साप्ताहिक पत्र था, इसे भी आप याद रखिएगा। अपने प्रकाशित लेख की एक श्रृंखला आधारित गतिविधियों नाम था, देखिए पढ़ रहे इसको, जो इसको आधारित था, गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति, ठीक है। ये हरिजन की जो श्रृंखला पर आधारित उनकी टैगलाइन थी, गतिविधियों के माध्यम से। आपसे पूछा जाए कि गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति की योजना किसकी थी, तो ये गांधी जी की थी। इसे वर्धा योजना के नाम से जानेंगे। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र में इन्होंने गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा की प्राप्ति एक श्रृंखला जारी की थी, ठीक। ये पूछा जा सकता है कभी भी आपसे क्वेश्चन, ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है आपको आईएएस जो नेक्स्ट एग्जाम प्री होने वाला है इसमें, या पीसीएस प्री 2020 में भी पूछा जा सकता है। अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए 1920 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक, जो शिक्षा अवधारणा को मूर्त देने के लिए अक्टूबर 1937 में कांग्रेस ने क्या काम किया, शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया। इस सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्ताव के अंतर्गत आधार शिक्षा, बेसिक एजुकेशन पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए एक जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस योजना का मूल, ठीक है, इस योजना का मूल शिक्षा की वर्धा योजना के नाम से जाना गया है।
इस योजना को मूल शिक्षा की वरदान योजना के नाम से जाना गया है। इस योजना में निम्न प्रावधान थे। पहला है, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के प्रथम 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य होने चाहिए। इन्होंने जो प्रावधान दिए वर्धा योजना में, इस योजना को मूल शिक्षा की वर्धा योजना के नाम से जाना गया है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा क्या हुई, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की प्रथम 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य होने चाहिए। यह शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। कक्षा 2 से कक्षा 7 की शिक्षा माध्यम हिंदी होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा 8 के पश्चात दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में आधार दस्तकारी को सम्मिलित किया जाना चाहिए। और मैंने भी जो शिक्षा ग्रहण की थी उसमें कक्षा 5 तक मैंने इंग्लिश स्कूल में तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन हाँ घर पे इंग्लिश पढ़ी थी। लेकिन 5 के बाद 6 क्लास से मुझे इंग्लिश की ABCD लिखने में मिली थी, तो बड़ा अजीब सा लगा था। लेकिन आज अंग्रेजी का महत्व हमें भी पता लग रहा है। ठीक तो पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम में आधार दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए। शिक्षा हस्त उत्पादित कार्यों मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क पर आधारित होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे शिक्षा की सार्जेंट योजना। सर सार्जेंट योजना के नेतृत्व में 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जाए, जिसे सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के प्रमुख बिंदु थे। पहला, 3 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों के लिए क्या पूर्व माध्यमिक या प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था पर सिफारिश। 6 से 11 वर्ष आयु के समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यापक अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की सिफारिश की गई है। और 11 से 17 वर्ष की आयु के समूह के चुनिंदा बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात किया जाना चाहिए। ठीक, त्रिवर्षीय शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, विद्या विषयक शिक्षा एकेडमिक एजुकेशन और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा टेक्निकल एंड जो है वोकेशनल एजुकेशन की बात हुई है इसमें। तो ऐसा शिक्षा की सार्जेंट योजना आई है 1944 में, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा की राष्ट्रीय योजना तैयार की थी। इसे हम राष्ट्रीय सार्जेंट योजना जानते हैं। इसमें 3 से 6 वर्ष समूह था, 6 से 11 वर्ष का समूह था, 11 से 17 वर्ष का समूह था। और ये समूह याद रखिएगा। पहले समूह में आप देखोगे बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की सिफारिश है। फिर 6 से 11 में देखोगे तो निःशुल्क व्यापक अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा आती है। ठीक है, और फिर 11 से 17 में देखोगे तो चुनिंदा बच्चों के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था है या तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय स्नातक शिक्षा की विभाग जो सिफारिश है, ये सार्जेंट योजना में भी है। और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग, विद्या कैसी होना चाहिए, विषय शिक्षा हो, एकेडमिक एजुकेशन की बात है, मतलब जो PhD HD के संदर्भ में है। दूसरा तकनीकी और व्यावसायिक, जैसे टेक्नीशियन और जो है वोकेशनल एजुकेशन की बात हुई। आगे हम बात करें स्वतंत्रता के पश्चात के संदर्भ में शिक्षा, तो राधाकृष्णन आयोग 1948 और 49 के संदर्भ में देखेंगे तो पहला नाम है तो राधाकृष्णन आयोग 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद क्या अनुभव की गई, देश की विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्रचना की जाए। इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान हेतु सहायक हो। ये वैज्ञानिकी, ठीक है, ये है बात करें अगर तो ये वैज्ञानिक तकनीकी एवं अन्य प्रकार के मानव शक्ति की विकास सुनिश्चित कर सके। 4 नवंबर 1948 को राधाकृष्णन आयोग के गठन ने देश में क्या काम किया, विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देने हेतु किया गया था। स्वतंत्र भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में इस आयोग की रिपोर्ट का अत्यंत महत्व है। इस आयोग का प्रथम सिफारिश निम्नवत सिफारिश है, आप देखेंगे अगर पहला नाम अगर देखेंगे राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश में तो विश्वविद्यालय पूर्व प्री यूनिवर्सिटी 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। आगे उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य, सामान्य शिक्षा, सरकारी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। और प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। आगे हम बात करें, देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन की बात हुई है। इस सिफारिश के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन, 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर इसे स्वायत्त शासी निकाय का दर्जा दिया गया है। अब आते हैं बात कोठारी आयोग की बात, तो 1964 और 66 के संदर्भ में है। 64 में भारत सरकार ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में क्या हुआ, स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं रूप देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया है। कोठारी आयोग के नाम से इसे जाना जाता है और कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने इस भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की। शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है शिक्षा के इतिहास में। और कोठारी आयोग 64 से 66 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान रखते हुए निम्न कुछ ठोस कदम सुझाव दिए थे। तो पहला ये आयोग था, ध्यान रखिएगा, जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव पर जोर दिया था। ठीक है, सोशल चेंजेस की बात की थी। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कभी भी आपसे। तो समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को दी गई गणित की शिक्षा दी जाए, और जैसा इनका अनुदान आयोग की बात थी, इसमें आप इन्हें देख सकते हैं 25%। ये सारे आयोग कभी पूछा जाए मेंस के संदर्भ में, इसे आप कभी थोड़ा देख सकते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब आते हैं कोठारी आयोग। ठीक, आगे देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब 1968 के रूप में पहली शिक्षा नीति की बात आई। ठीक है, तो देखते हैं शिक्षा नीति 1968 को भारत के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई है और पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी, याद रखिएगा। इसने शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व का विशेष घोषित किया है। राष्ट्रीय दक्षता, राष्ट्रीय एकता, समाजवादी समाज की स्थापना के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें शिक्षा प्रणाली की जागरूकता, रूपांतरण, 10+2+3 विकास पद्धति, हिंदी का संपर्क भाषा में, ठीक है, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास, अवसरों की समानता का प्रयास और विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिए जाने के नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों पर विकास पर जोर दिया था। ये सारी चीजें आप पहली शिक्षा नीति 1968 में जो जारी की गई थी उसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये हमने आपको कुछ क्रक्स बताए हैं, बाकी इनकी सिफारिशें आगे मैंने नहीं दी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब 86 की बात आते हैं। ये अद्यतन नीति 92, ठीक है, भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन परियोजना 1992 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा अर्थात कक्षा 8 तक की शिक्षा को सर्वजन को सुलभ की राष्ट्रीय वचनबद्धता को पुनः पुष्टि करती है और भारत सरकार या ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण की नीति का आह्वान किया गया है। आप देखेंगे कि ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर जो है आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित कैसे थी, ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए यह नीति आह्वान की गई है। आपने देखा होगा इसी के आधार पे कई सारे जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल और भी बहुत सारे स्कूलों में खोले गए, ग्रामीण स्कूलों में खोले गए थे। आगे हम बात करें भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियों के संदर्भ में देखेंगे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें चुनौतियां क्या है इसके लिए, वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर कितना 99,312 करोड़ रुपए व्यय किए जाने के लिए आवंटित किए, जो जीडीपी का आपसे पूछा जा सकता है 4.43% है। नई शिक्षा नीति में सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि शिक्षा पर व्यय को जीडीपी के ठीक 6% तक स्तर तक ले जाएगा। ये आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति में ऐसा लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है कि शिक्षा पर जो व्यय होगा, जो खर्च है वर्तमान शिक्षा नीति पे, वो आपकी जो जीडीपी है भारत की उसके 6% के स्तर तक ले जाएगी सरकार, ऐसा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया हुआ है। अब हम बात करें तो देख सकते हैं कि अलग अलग रूपों में जो मद हैं, आप इसे जो फाइनेंशियल ईयर दिए हुए हैं सारे आप देख सकते हैं। इसमें जो शिक्षा पर बजटीय व्यय के संदर्भ में आप देखेंगे
तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आप देखेंगे जो 6.43 है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे अभी जो व्यय किया गया है शिक्षा पर वो 4.43% है। ऐसा पीछे है अभी, लेकिन इतना इन्होंने आवंटित करने का वचन दिया है। शिक्षा पर व्यय जीडीपी के रूप में आप देखेंगे, ठीक है, अभी इसमें 3.1 ही चल रहा है। और शिक्षा पर व्यय भारत सरकार की कुल व्यय प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो 6.6 ऐसा इन्होंने निर्धारित किया है, लेकिन सामाजिक सेवाओं पर व्यय के प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो 40% सेवन के रूप में, ये आपको इकोनॉमिक आंकड़े के रूप में संदर्भ में आएंगे। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि शिक्षा क्षेत्र में व्यय और बजटीय आवंटन लगातार बढ़ रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि शिक्षा क्षेत्र में व्यय एवं बजटीय अंशदान लगातार बढ़ रहा है। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तथा नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। भारत में शिक्षा के सभी स्तर पर सकल नामांकन अनुपात बढ़ रहा है। भारत की शिक्षा के सभी स्तरों पर क्या है, सकल नामांकन अनुपात क्या है, जो बढ़ रहा है। उपरोक्त डाटा चार्ट में आप देखेंगे स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि 17-18 के एनएस सर्वे के अनुसार 3 से 35 वर्ग आयु के 13.6 प्रतिशत लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी भी क्या थे, विद्यालय में नामांकन नहीं कराया। जो लोग विद्यालय में जैसे नॉमिनेट या नामांकित थे, उसमें प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़कर जाने की दर, ड्रॉप आउट रेट देखेंगे 10% था। उच्च प्राथमिक शिक्षा मिडिल स्तर पर 17.5, माध्यमिक स्तर पर 19.8 ड्रॉप आउट दर थी। हम आगे बात करें, अगर देखेंगे फरवरी 2020 में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 17-18 में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर दोनों ही स्तर पर क्या होगी, सर्वाधिक ड्रॉप आउट रेट असम राज्य में सर्वाधिक तथा सर्वाधिक ड्रॉप आउट की दर राज्यवार में स्थित देखेंगे तो ऐसा आपको देखने को मिला कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा क्या किया, लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़े जो दिए हैं उसमें 17-18 में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर दोनों स्तरों पर सर्वाधिक ड्रॉप आउट रेट असम राज्य में सर्वाधिक थी। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। सर्वाधिक ड्रॉप आउट जो दर है गिरावट के संदर्भ में देखेंगे तो प्राथमिक स्तर में देखेंगे तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, तो चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है और जो 8% है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वैसे भी आपसे पूछी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के संदर्भ में और पूरे भारत के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर जो ड्रॉप आउट रेट है, जो प्राथमिक शिक्षा पर प्राइमरी लेवल पर, वो असम में है, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मिजोरम में है। आगे हम बात करें माध्यमिक स्तर पर, अगर बात करें तो देखेंगे हम माध्यमिक स्तर पर सेकेंडरी लेवल पर, इसमें भी असम पहले लेवल पर है और दूसरे लेवल पर आप देखेंगे बिहार है, फिर उड़ीसा है, असम दोनों जगह है। तो आप सेकेंडरी लेवल पे देखेंगे तो 33.7% ऐसा देखने को आ रहा है कि सेकेंडरी लेवल पर लोग, असम में सबसे ज़्यादा लोग जो ड्रॉप आउट लेवल है, इसके बाद बिहार में जो है 32% लोग हैं, उड़ीसा में 28% लोग हैं और त्रिपुरा में 27% है और कर्नाटक में 24%। आप याद रखिएगा, दक्षिण भारत का अगर पूछा जाए तो कर्नाटक है सबसे ज़्यादा। ठीक, आगे बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि के संदर्भ में, एजुकेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1948-49 के समय आया था, राधाकृष्णन आयोग था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था 52-53 में और एजुकेशन कमीशन 1964 और 66 में आया था अंडर डीएस जो है कोठारी के नेतृत्व में आया था या उनकी अध्यक्षता में आया था। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पहली नीति थी, 68 थी। सेकेंड 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, एजुकेशनल कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया था, मतलब समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। आगे हम बात करेंगे तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 में आई थी और NPE जो है 1986 मॉडिफाइड इन 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में तहत आई थी। तो NPE 1986 मॉडिफाइड इन 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के संदर्भ में बात हो रही है। फिर TSR जो सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट
जो 27 मई 2016 को आई थी। टी.आर. सुब्रमण्यम कमीशन कमेटी है, एक रिपोर्ट थी वो गलत बोल गया मैं, टी.एस.आर. सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट 27 मई 2016 को आई थी। फिर एक डॉक्टर डी.के. या डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट 31 मई 2019 में आई थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के संदर्भ में आई थी, और इसने बात की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को परामर्शों की अवभूत प्रक्रियाओं के बाद तैयार किया गया है, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6,600 ब्लॉक, 6,000 यूएलबी, 676 जिलों को इसमें प्राप्त से लगभग 2 लाख से ज़्यादा सुझाव इसमें शामिल है। ऐसा आपको थोड़ा समझने के व्यू से है, मेंस पॉइंट आप उससे आप लिख सकते हैं इसे। और एमएचआरडी द्वारा जो है ह्यूमन रिसोर्स जो मंत्रालय है, इसने जनवरी 2015 से इस अभूत सहयोगात्मक समावेशी अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की है, और मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास की गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अध्यक्ष स्वर्गीय इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता श्री स्वर्गीय टी.एस.आर. सुब्रमण्यम, पूर्व कैबिनेट सचिव थे ये सुब्रमण्यम, ठीक है। जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक थे, पद्म भूषण के डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसने 31 मई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्री की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। और कस्तूरी रंगन समिति के सदस्यों में देखेंगे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन चेयरमैन थे, और क्या थे, और बसुधा कामत थी, और मंजुल कौन थी ये आप देखेंगे, ये मंजुल जो थी भार्गव, और राम शंकर कुलील, और टीबी जो है कटमानी, और कृष्णा मोहन त्रिपाठी, और मजहार आसिफ, और एम.के. श्रीधर, और श्री राजेंद्र प्रताप गुप्ता। ये इस कमेटी में कितने लोग थे, जो आपको चेयरमैन मिला के 9 लोग थे, आप याद रखिएगा इसे, ठीक है, पूछा जा सकता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा एचआरडी की वेबसाइट पर माई गांव, ठीक है, आप एचआरडी की साइट पे जाएंगे तो माई गांव इनोवेट पोर्टल पर अपलोड किया गया है। माई गांव इनोवेट पोर्टल, तो आप इसे याद रखिएगा, एक पोर्टल है माई गांव इनोवेट पोर्टल। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एचआरडी की वेबसाइट पर मिलेगा। ये पोर्टल भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे नागरिक सुझाव समिति जो टिप्पणियों प्राप्त किए जा सके, मसौदों को विचार विमर्श के लिए सार्वजनिक तौर पर रखे जाने के बाद 2.5 लाख सुझाव मिले थे। आगे हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख स्रोत पीआईबी के संदर्भ में अगर कुछ बात करें तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। स्कूली और उच्च शिक्षा क्षेत्रों में क्या हुआ, बड़े पैमानों पर रूपांतरणकारी सुधार के सुझाव रखे गए, और 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनपीई को 1986 की जगह लेगी। और देखेंगे अगर तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करेगी, जो अभी 4.43% है, इसको बढ़ोतरी करके शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। आगे बात करें इस शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक जो राष्ट्रीय एजेंडा है समावेशी विकास का 2030 तक 100 गुना युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है। ऐसा आप इसको मान के चलिए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस नीति का लक्ष्य समावेशी विकास एजेंडा जो 2030 है तक 100% युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्त करना है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एमएचआरडी का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री करने का भी मंजूरी दे दी गई है। अब हम एमएचआरडी को जो है ईएम या एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानेंगे। आगे हम बात करें नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के रूल है,
ठीक, नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 जो है एकदम अनुकूल है। दोनों ही क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में कहीं ना कहीं मिलेगा। आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ पीसीएस में यहाँ से 1-2 आपको स्टेटमेंट मिलेंगे देखने को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों को प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक के लिए सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों मतलब प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक के लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। हम आगे बात करें अगर तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जा सकता है। ऐसा हम देखेंगे अगर हम बात करें अगर स्कूल पाठ्यक्रम के 10 से 10+2 की जगह 5+3, 5+3+3+4 4 का नया नामांकन पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3, 8, 8, 11, 14 और 14-18 उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, 10+10+2 की जगह क्या आएगा 5+3+3+4 आएगा, जो 3, 11, 8, 11, 11, 14, 18 के बच्चों के लिए है। आगे हम बात करें अगर अब तक इनसे दूर रखे गए 3-6 साल बच्चों की स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। ठीक है, अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिससे विश्व स्तर पर बच्चे मानसिक विकास के लिए अपने महत्वपूर्ण चरण को मान्यता दी गई है। नॉर्मल प्रणाली की 3 साल आंगन जो नई प्रणाली है इसमें जो 3 साल है वो आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल तक की शिक्षा होगी। आगे NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा NCPFECIE के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल देखेंगे अगर आप तो माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECCE मुहैया कराई जाएगी। इसमें आंगनबाड़ी और प्री स्कूल भी शामिल होंगे। इसमें ECC शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम भी क्या होंगे प्रशिक्षित शिक्षित और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे। इसमें आप देखेंगे क्या क्या कि इसमें आंगनबाड़ी प्री स्कूल भी शामिल होंगे और देखेंगे कि जिसमें ECC शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। और आगे बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर जोर दिया गया है। आगे हम बात करें स्कूलों पे 6ठे ग्रेड से, ठीक है, स्कूलों में 6ठे ग्रेड से व्यवहारिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। ठीक है, और एक नई व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय व्यापक पाठ्यक्रम रूपरेखा जो NCFSE 2020-21 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करें नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक अच्छा हो, ग्रेड 8 तक और उससे आगे मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा और शिक्षा के माध्यम रखे जाने पर जोर दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षाओं में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया गया है। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात पहल पर 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। और बात करें अगर कि नई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। हम आगे बात करें पहली व दूसरी कक्षा में भाषा गणित पर काम करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति में है। इसके साथ ही चौथी व पांचवी के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने पर जोर देने की बात कही गई है। आगे हम बात करें भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह, भाषा मेला, गणित मेला जैसे आयोजन करने की बात इस प्रारूप में की गई है। हम आगे बात करेंगे इसमें पाठ्य पुस्तकों जो इसमें पुस्तकालयों को जीवंत बनाने
व गणित विधियों को ध्यान पर देने की बात कही है। इसमें कहानी सुनने, रंगमंच समूह के पठन, लेखन, बच्चों की बजाय चित्रों पर लिखी हुई सामग्री के डिस्प्ले करने पर ध्यान की बात की गई है। सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं देंगे, उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएंगी। ठीक, ये हम आपको पॉइंट बता दे रहे हैं, फटाफट देख लीजिए। ग्रेड 10, ग्रेड 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी की जाएंगी, लेकिन समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें नया रूप विकसित दिया जाएगा। और आगे बात करें, नया राष्ट्रीय आकलन परख केंद्र समग्र विकास के लिए कार्यक्रम प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा, ज्ञान विश्लेषण एक मानक निर्धारित करने के रूप में किया जाएगा। शिक्षकों को प्रभावशाली पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। ठीक है, और पदोन्नति योग्यता आधारित होगी। ठीक है, पदोन्नति योग्यता आधारित होगी। आगे हम बात करें, जिसमें कई स्रोतों पर समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन करने, करियर में आगे बढ़कर शैक्षिक प्रशासक या शिक्षा विशारद बनने की व्यवस्था होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा। इनके लिए NCERT शिक्षकों और सभी स्तरों के लिए विशेषज्ञ गठनों का परामर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण, विनियमन, प्रचालन और अकादमिक मामलों के लिए एक स्पष्ट पृथककारी प्रणाली की परिकल्पना करती है। राष्ट्रीय केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSSA, ठीक है, SSSA के गठन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% 2008 से बढ़ाकर 2035 तक का 50% करना होगा। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अब आगे बात करें, स्नातक शिक्षा इस अवधि के भीतर एग्जिट विकल्पों और उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 से 4 वर्ष की हो सकती है। उदाहरण के लिए 1 वर्ष बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों बाद स्नातक की डिग्री और 4 वर्षों बाद शोध का स्नातक। विभिन्न HEE से अर्जित डिजिटल रूप से अकादमिक क्रेडिटों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, जिसमें इनमें अर्जित अंतिम डिग्री की दिशा में अंतरित एवं गणना की जा सके। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर MA और उसके बाद MPhil के सीधी PhD कर सकते हैं। देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के मॉडलों के रूप में IIT, IIM, समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय MERU की स्थापित किए जाएंगे। पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति, अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन किया जाएगा। आगे हम बात करें तो चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल और महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग क्या है, ये HEIC का गठन किया जाएगा। और HECI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। विनियमन के लिए उच्चतर शिक्षा और नियामकी परिषद और NHERC नामक जो है मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद। GEC वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। HEGC और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC। और हम बात करें आगे NCERT से परामर्श के से NCTE के द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम क्या हुआ, NCERT 2021 तैयार किया जाएगा। आगे हम बात करें अगर तो 2030 तक जो होगा शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd डिग्री होनी जाएगी। ठीक है, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd डिग्री होगी 2030 तक। और गुणवत्ता विहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षण संस्थान के खिलाफ सशक्त कार्रवाई कर सकेंगे। और सभी भारतीय भाषाओं के लिए शिक्षण संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा पाली, फारसी, प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने, उच्च संस्थानों में संस्कृत सभी भाषा के विभागों को मजबूत करने,
ज़्यादा से ज़्यादा उच्च संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा स्थानीय भाषा के उपयोग करने की सिफारिश की गई है। अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों में पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। इनका सहायक पाठ्यक्रम को जो है सर्कुलर या अतिरिक्त पाठ्यक्रम एक्स्ट्रा सर्कुलर नहीं कहा जाएगा। आगे हम बात करें अगर, तो इस तरीके से हमने 3 बातें देखी। पहला हमने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, दूसरा जो है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये आप इस संदर्भ में हम आपको एक अलग से नया पीटी के संदर्भ में एक नया वीडियो बनाएंगे। ये पीटी से कुछ ज़्यादा हो गया, चलिए इसको हम यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।